हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लोग आज हैं सिक्तुना में, which is a different community, but it is near Arlanda Stockholm Airport. हाँ, और लेकिन सिटी से काफ़ी दूर है। बट एनीवेज आज का टॉपिक वो नहीं है। हाँ। उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है। बट आज का टॉपिक जो है वो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैं पहले तो गॉथेनबर्ग में था, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे सेविंग्स और सैलरी, टैक्स, एक्सपेंडिचर कितना है। बट आज हम लोग आपको बताएंगे कि मैं स्टॉकहोम जब मूव कर गया मैंने कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा या नहीं, और यहाँ पे सैलरीज वगैरह कितनी रहती है, एवरेज सैलरी। आईटी मैं आईटी का ही बता सकता हूँ क्योंकि मैं आईटी में हूँ, हम दोनों आईटी में हैं, वो भी आईटी में। तो उसके बारे में बताएंगे और कितना सेविंग्स कर सकते हो आप, और टैक्स वगैरह कितना क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस पहले बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जितना मुझे अभी तक पता चला है, 2 साल 2.5 साल हो गए मेरे को यहाँ पे, तो सैलरी यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। मतलब ऐसे अगर मैं एससीके में बताऊँ तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे मुझे 60 और 70 हज़ार एससीके का सैलरी मिले, तो वो आप मतलब उतना नहीं देखोगे यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे देखोगे आप 45 to 50,000 एससीके। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल 6 साल है, 4-5 साल भी है, तो आपको 45 से लेके 50 तक की जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी बिफोर टैक्स, उतनी आपको मिलेगी। लेकिन मैं देखा हूँ यहाँ पे 43, 42, 44 या फिर 55, 60 मैंने कम देखा है। बट हाँ, वो 45 to 50 रहता है। लेकिन मैं अगर बताऊँ थोड़ा बहुत आगे पीछे से 43 और 50 to 53 भी आपको मिल जाता है। तो ये होती है आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे एवरेज। बट आप गॉथेनबर्ग में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली स्टॉकहोम से कम सैलरी मिलती है, राइट? हाँ, तो वहाँ पे ग्रॉस सैलरी समवेयर अराउंड 41, 42 ऐसे रहती है। 30s में भी हाँ, रहती है, 30s में 39। हाँ 36, 39 ऐसे भी रहती है। तो और ये सब ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आपका कितना साल एक्सपीरियंस है और आप किस स्किल में काम करते हो। तो जिसकी जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है, राइट। और उसके बाद आते हैं टैक्स यहाँ पे जो है, मैंने इतना नोटिस किया है कि गॉथेनबर्ग से थोड़ा कम है टैक्स। गॉथेनबर्ग में मेरा जो सैलरी था उस 32% का टैक्स कटता था। बट यहाँ पे ना वो डिपेंड करता है आप किस रीजन में रह रहे हो। जैसे मैं शिस्ता में रहता हूँ, या फिर कोई सोलना में रहता है, या फिर कोई स्टॉकहोम सिटी में रहता है, तो मैं नीचे आर्टिकल डाल दूंगा। बट मैं श्योर नहीं हूँ दैट इज़ लाइक अप टू द स्टैंडर्ड और नॉट। बट मैंने जो देखा है उतना कि यहाँ पे 29 से लेके 32% तक टैक्स जो है वो वेरी करती है। हाँ। तो लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे भी बताना चाहूँगा, जैसे मैं गॉथेनबर्ग में था तभी मैंने ये स्टॉकहोम वाली कंपनी ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। लेकिन मुझे वहाँ पे भी जितना सैलरी मिल रहा था, मतलब मैं गॉथेनबर्ग में जब था, मेरा स्कैटरवर्कट में जो लोकेशन था, मेरा घर वो गॉथेनबर्ग का था, लेकिन मुझे जितनी सैलरी वहाँ पे मिल रही थी, यहाँ मैं शिस्ता में आने के बाद भी, जब मैंने स्कैटरवर्कट में अपडेट कर भी दिया, उसके बाद भी मुझे उतनी सैलरी मिल रही है। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो भी गॉथेनबर्ग में था। जब वो गॉथेनबर्ग में था तब उसकी सैलरी थोड़ी कम मिली थी, जब उसको फर्स्ट महीना, जब वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जब अपना लोकेशन चेंज कर दिया तो उसको सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा मिली। तो बट चीज़ ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स कम है, 29% है लेके 31-32% तक। लेकिन शिस्ता और सोलना एरिया में मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ दैट इज़ 29%, आपको सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। दैट इज़ बिकॉज वो सबर्ब है, सिटी से थोड़ा दूर है, तो शायद इट इज़ कंसिडर्ड अ डेवलप्ड सबर्ब, तो वहाँ पे ये लोग टैक्स कम काटते हैं क्योंकि उनको डेवलपमेंट करने के लिए शायद टैक्सेस की उतनी ज़रूरत नहीं। तो नेक्स्ट है रेंट। तो रेंट आपको, अगर आप गॉथेनबर्ग से या और कोई छोटे सिटी से कंपेयर करोगे स्वीडन में स्टॉकहोम को, तो आपको सिग्निफिकेंटली हायर तो डेफिनेटली लगेगा। तो ऑब्वियसली बड़ा शहर है, रेंट तो ज़्यादा होता ही है। तो अगर बात करें सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट घरों की, तो आपको अगर 55 स्क्वायर मीटर एक अप्रॉक्सीमेट साइज़ माने हम घर का, तो उसका रेंट 12 to 14,000 के बीच में होगा। तो दिस इज़ समथिंग यू शुड एक्सपेक्ट। उसमें इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, आई थिंक ये सब चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी मोस्टली। लेकिन रेंट 12 से 14 हज़ार के बीच में आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे आ गए हो, आपको टाइम हो गया है, 1 साल 2 साल, आपका पर्सनल नंबर है और वो सब चीज़ें हैं, तो आप अपने, जैसे कि हमने और वीडियोज़ में भी बताया है कि आप फर्स्ट हैंड घर के लिए अप्लाई कर सकते हो। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, रेंट भी कम होगा एंड ओनर की भी वो सब प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी कि आप अपने जैसी एक चीज़ होगी।
तो दैट इज़ समथिंग यू कैन कंसिडर, बट यू शुड एक्सपेक्ट अराउंड 15,000 रेंट में आपका सैलरी का एक बड़ा चंक जाएगा स्टॉकहोम में डेफिनेटली, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। जैसे मैं हमेशा बताते आया हूँ कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत सही है, गॉथेनबर्ग में भी अच्छा था, यहाँ पे भी बढ़िया है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ अलग है, वो है जोन। यहाँ पे जोन नहीं है। जैसे गॉथेनबर्ग में जोन होता था, जोन A, B, C, तो उसका अलग अलग प्राइस रहता था। लेकिन यहाँ पे आप एक ही टिकट करोगे, उसमें हर जगह जा सकते हो। मेट्रो में जा सकते हो, कम्यूटर ट्रेन में जा सकते हो, फेरी में जा सकते हो, देन ट्रैम में जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, अगर आप स्टॉकहोम में हो तो आपको बस पास लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी क्या है सीन कि वर्क फ्रॉम होम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सारी कंपनीज़ जो है अपने अपने एम्प्लॉयज़ को फिर से वापस ऑफिस बुला रहे हैं। तो आप ऑफिस जाओगे हर दिन, अगर मतलब जो टिकट होता है ना वो 38 क्रोना का होता है और वो 75 मिनट्स के लिए। अगर आप एक टिकट करोगे तो वो पूरा दिन नहीं चलेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो अगर आप टिकट कर लोगे तो आपको ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए कहीं और दूर जाना होगा, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो 950 क्रोना का आपको पड़ता है बस पास, और 970 क्रोना आप जब पहली बार लोगे, क्योंकि वो उसमें एक कार्ड मिलेगा, इस तरह का कार्ड, ठीक है। तो ये 970 का होगा, उसके बाद आप इस पर रिचार्ज करोगे तो वो 950 का होता है। तो आपके घर में जितने मेंबर हैं उस हिसाब से आपको बस पास करना है, मतलब 2 बस पास रखना एटलीस्ट अच्छा ही होगा। तो अगर आप 2 लोगे हस्बैंड वाइफ तो आपको 1900 क्रोना पड़ जाएगा वो। तो अभी हम लोग बात करते हैं ग्रॉसरीज़ और जो एक महीने में आपका कितना एवरेज में खर्चा होगा। तो हम लोग 1 महीना यहाँ पे ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, तो मैं इसलिए वेट कर रहा था कि मैं अपना देख लूँ कितना खर्चा होता है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पहली बार लेनी ही होती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रहती है, तो इसलिए उस हिसाब से हमारा थोड़ा ज़्यादा खर्चा हुआ है। क्यों? लेकिन अगर आप नॉर्मली एक ग्रॉसरी के लिए जाओगे 1 महीने का, जैसे चावल, दाल, मसाले वसाले सब कुछ, चिकन हो गया, या फिर अब वेजिटेबल्स थोड़े महंगे हैं यहाँ पे, बट हाँ वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, सब कुछ ले दे के 3000 क्रोना ईजीली 2 जन का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। जबकि गॉथेनबर्ग में भी लगभग 2.5 से 3 ही होता था। यहाँ पे थोड़ी कुछ चीज़ें ज़्यादा महंगी है, तो इसलिए मैं 3000 लगा के चल रहा हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा तो ऑब्वियसली आप चाहो तो 10,000 15,000 भी खर्चे कर सकते हो, बट हाँ ग्रॉसरी के मामले में 3000 क्रोना खर्चा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो, शॉपिंग वगैरह करते हो, सो दैट इज़ कम्प्लीटली पर्सनल। आप जितना करोगे उतना खर्चा होगा। तो मैं जैसे जो मतलब ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में बात करूँ, तो जैसे नेहल ने बताया कि 12 से 14,000 आपका रेंट पे जाता है, 3,000 से 3.5 मान लो आपको जाता है ग्रॉसरी और ये जो भी डेली आप जो यूज़ करते हो, तो वो हो गया 3.5, और इसको मानते हैं 12.5, तो हो गया 16,000। और बस पास होता है 1900, 2,000 क्रोना, 16 + 2 18,000 क्रोना, ठीक है। और ये मैं एक फैमिली के बारे में बता रहा हूँ, एक हस्बैंड एंड वाइफ। अगर आप अकेले हो तो आप रेंट आपको अगर शेयरिंग मिल रही है तो अलग बात है, तो मैं कपल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 18,000 वहाँ तक मतलब खर्चा हो जाएगा। उसके आगे इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या इस्तेमाल करते हो, कितना क्या खर्चा करते हो। तो अगर आपकी सैलरी है 50,000 क्रोना, तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो लगभग 34 या फिर 34 से 35 क्रोना, 1000 क्रोना की सैलरी होगी। उसमें से 18,000 काट लो तो बचती है कितनी, 17 या कितनी बचती है, 35 - 17, हाँ 17 या फिर 16,000 क्रोना, ठीक है। तो 17-16,000 क्रोना तो मिनिमम मतलब इतना हो सकता है। बट हाँ अगर आप कुछ मतलब ऑब्वियसली खर्चे तो हो ही जाते हैं, तो वहाँ से मैं 2-3 हज़ार काट लूँ तो आपके पास बचता है 13,000 क्रोना, ठीक है। अगर आप 2 जन जॉब कर रहे हो तो उस हिसाब लगा लो कितना सेविंग्स होगा। अगर अकेले हो तो 13-14 हज़ार क्रोना तो ईज़िली सेव हो जाना चाहिए अगर आपकी सैलरी 50,000 हो। तो वैसे ही अगर 43 हो तो उस हिसाब से सैलरी 3-4 हज़ार कमेगी, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सेव हो सकता है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि यहाँ पे जो पेरेंट्स मतलब जो लोग आ रहे हैं जिनके बच्चे हैं और उनको वो पढ़ाना चाहते हैं मतलब स्कूल वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हो तो आपको 30 से 35 हज़ार क्रोना पर ईयर पर एनम जो है वो पड़ेगा, क्योंकि वो लगेगा, क्योंकि
मेरे कुछ कोलीग्स हैं मतलब इंडियंस हैं, तो उनके बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो वो प्राइवेट होता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे पैसे लगते हैं। लेकिन अगर आप स्वीडिश स्कूल में पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत ही कम, यहाँ पे फ्री होता है। तो वो एक चीज़ है, क्यों अभी हम लोग बहुत बार बताएं कि यहाँ पे एजुकेशन जो है वो फ्री है, तो टैक्स हम लोग टैक्स दे रहे तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप स्वीडिश स्कूल में पढ़ोगे। गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्कूल बहुत कम है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट हाँ वो एक खर्चा पकड़ के चलो। तो पिछले वाले शॉट में तेरा पूरा आ गया तो कंघी कर रही थी, बट ठीक है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, जो स्वीडन आना चाहते हैं या फिर माइंड में रखें आने का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मैं मिलता हूँ आपको हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।